बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं दैट इज थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग एंड द शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ओके, इससे पहले हम सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। फोर्थ चैप्टर गैसेस वाला, वो भी आप मेरे उसमें देख सकते हैं। ये चैप्टर हम इसे करें अभी बिकॉज ये चैप्टर जो है वो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग वाला चैप्टर है, जिसमें कॉन्सेप्ट चाहिए और जिसमें प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, तो रट्टे वाले और थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल हमने पहले कर लिए। अब इसमें आपको बाय हैंड प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आपने साथ साथ मेरे साथ प्रैक्टिस भी इसकी करते चली जानी है। अच्छा अच्छा, ये जो चैप्टर है हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग डिफरेंट थेरीज को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग कोवलेंट बॉन्डिंग को स्टडी करेंगे और कैसे जो बॉन्डिंग है उसकी वजह से शेप ऑफ द मॉलिक्यूल वो अफेक्ट होती है। ओके, तो हम वेस्पर थेरी, वीबीटी थेरी, एमओटी, इनकी तरफ आएंगे। तो वन बाय वन हम देखेंगे कि वेस्पर थ्योरी क्या होती है। यहाँ पे सारा उन्होंने यही बताया कि दैट ये थ्योरी जो है वो आपको एक्सप्लेन करेंगी शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर हम लोग असल में क्या करते हैं, हम लोग लीवियस कॉन्सेप्ट लेते हैं, ठीक है, ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड्स, जिसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। ओके, और उसके बेस पे हम देखते हैं कि कितने एक एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, कितने जो है वो उसके पास शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और उसके बेस पे उसका हम स्ट्रक्चर जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। फिर इस तरह हम लोग जो है वो बॉन्ड एनर्जी देखेंगे, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड देखेंगे, पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म, ये सब चीजें हम इनके बेसिस पे देखते जाएंगे। लेकिन मेनली जो चीज हम लोग फोकस करेंगे जिसपे, दैट इज द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ओके, तो शेप ऑफ द मॉलिक्यूल में सबसे पहले हमारे पास थ्योरी आ जाती है वेस्पर थ्योरी, VESPR। ओके, दैट इज द वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी कौन सी है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। हम एक एक इस वर्ड को एक्सप्लेन करेंगे और डिफाइन करेंगे, ठीक है, कि एक एक वर्ड का क्या मीनिंग है। लेकिन हम पहले यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स कैन बी प्रोटेक्टेड बाय वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, वेस्पर थ्योरी, ठीक है। दिस थ्योरी वाज सजेस्टेड बाय सिडविक एंड पावेल इन 1940। आपको ये पता होना चाहिए कि इस थ्योरी को किसने सजेस्ट किया था, सिडविक एंड पावेल ने किया था इन 1940। According to this theory, the shapes or the geometry of a molecule or ion depends upon the number of shared pairs as well as the lone pair of electrons around the central atom of a molecule or ion. ठीक है, एक मॉलिक्यूल होता है, कोई भी मॉलिक्यूल या कोई आयन होगा, ठीक है। मॉलिक्यूल का क्या मतलब है, यानी एक ऐसी बॉन्डिंग ऑफ एटम्स जिसके के ऊपर कोई भी जो है वो चार्ज नहीं होगा, कोई नेट चार्ज नहीं होगा। आयंस क्या है? एक ऐसी बॉन्डिंग जिसमें आयंस एक दूसरे के साथ बॉन्डेड है, या फिर जो है वो टोटली क्या होगा, अब इस सिचुएशन में क्या होगा कि वो जो है हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर है, उसमें जो है वो नेट चार्ज हो भी सकता है, नेट चार्ज हो नहीं भी सकता, ठीक है, न्यूट्रल भी हो सकता है, या फिर चार्ज स्पीशी भी हो सकती है ऑन द होल। अच्छा, अब क्या है हमारे पास कि देखें, जब भी कोई मॉलिक्यूल होता है ना बच्चे, तो उसमें आपके पास हमेशा एक सेंट्रल एटम होता है जो कि बाकी एटम्स को अपने साथ जोड़ के रखता है, जिसकी बॉन्डिंग बाकी तमाम एटम्स के साथ होती है। जैसे आप वाटर की मोस्ट कॉमन एग्जांपल ले लें, तो वाटर में असल में क्या है, वाटर में हमारे पास ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन एटम्स है। तो यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है जो कि दोनों हाइड्रोजन एटम्स के साथ जिनकी बॉन्डिंग है। सो इन दिस सिचुएशन ऑक्सीजन इज द सेंट्रल एटम एंड हाइड्रोजन आर नॉट द सेंट्रल एटम्स, दे आर बॉन्डेड टू इट। ठीक है, पहली बात तो आप ये समझ लें यहाँ पर कि सेंट्रल एटम क्या है। अच्छा, अब देखिए, सेंट्रल एटम का बॉन्ड बाकी तमाम एटम्स के साथ होगा, लेकिन बाकी तमाम एटम्स का एक दूसरे के साथ लाजमी नहीं है कि बॉन्ड हो। अब इस हाइड्रोजन का इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन सेंट्रल एटम का इन दोनों हाइड्रोजन के साथ, इन दोनों एटम्स के साथ बॉन्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे इसी तरह PCl5 देख लीजिए, एक हमारे पास मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है PCl5। इसमें हमारे पास क्या है, फॉस्फोरस सेंट्रल एटम होता है, क्योंकि फॉस्फोरस की बॉन्डिंग 5 क्लोरीन एटम्स के साथ होती है, ठीक है। लेकिन इन क्लोरीन एटम्स की एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग नहीं है। नाउ अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इस जो ये आपके पास फॉस्फोरस है, इसकी बॉन्डिंग पांचों एटम्स के साथ है। सो दिस इज द सेंट्रल एटम। ये डिफाइन करेगा कि शेप ऑफ द मॉलिक्यूल क्या होगी, ठीक है, वो अभी हम शेप्स देखेंगे।
अच्छा, दूसरा इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने देखिए यहाँ पर ही कहा है कि दैट अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द शेप और ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल की शेप या ज्योमेट्री दोनों एक ही चीज है, या आयन की शेप और ज्योमेट्री वो किस चीज पर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है अपॉन द शेयर्ड पेयर्स एज वेल एज द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल एटम, सॉरी, around the central atom of the molecule or the ion. सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ठीक है। देखिए शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं, जो कि कोवलेंट बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, जो कि किस में इन्वॉल्व है, बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे। अगर मैं बहुत स्पीड में बोल रही होती हूँ तो आप ये मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं, वो स्टूडेंट्स जो कि मेरे साथ ट्यूशन पढ़ रहे हैं, ठीक है, मेरे साथ लाइव क्लासेस में होते हैं, वो आप मुझे ऐसे बता सकते हैं कि मैम थोड़ा सा आहिस्ता हो जाए, ज्यादा स्पीड से आगे मत चलें, तो मैं आप लोगों के लिए स्लो डाउन हो जाऊंगा। ओके, अच्छा, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं जो कि बॉन्ड नहीं होते, ठीक है। जैसे इस फॉस्फोरस में तो कोई भी अभी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन हम H2O वाली एग्जांपल को दोबारा से ले लेते हैं, तो उसमें ना ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। ऑक्सीजन तो दो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है, ओके, एंड इसके पास दो लॉन पेयर है। पेयर का क्या मतलब होता है, टू। तो देखिए ये कितना बना, एक ये बना एक पेयर, ये वाला, और ये दो। तो अगर हम इसके लॉन पेयर्स की बात करें, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख लेती हूँ, लॉन पेयर की बात करें सेंट्रल एटम के, तो इसके पास लॉन पेयर कितने हैं, टू, ओके। बॉन्ड पेयर की तरफ देख लेते हैं, एक ये पेयर है बॉन्डिंग, एक इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया और एक ये इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये बॉन्डिंग वाला पेयर है, तो ये एक पेयर कहलाया, और यहाँ पर ये क्या है, ये दूसरा पेयर है। ये मैं आपको बहुत डिटेल में अभी डेफिनेशन में एक्सप्लेन कर रही हूँ, ताकि एक तो डेफिनेशन आपको समझ आ जाए इस वेस्पर थ्योरी की, ठीक है, या इस वेस्पर थ्योरी का कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, और दूसरा क्या है कि आपको ये वर्ड्स जो है वो क्लियर हो जाए, आपको पता हो शेयर्ड पेयर किसे कहते हैं, लॉन पेयर किसे कहते हैं, ठीक है, ताकि आगे जब मैं शेयर्ड पेयर या लॉन पेयर्स की बात करूँ तो बार बार वहां पे एक्सप्लेन ना करना पड़े, क्योंकि वहां पे कॉन्टिन्यूसली यूज होगा कि सेंट्रल एटम है, फिर जो है वो लॉन पेयर क्या है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, तो यहाँ आपको क्लियर हो जाए, ओके। असल में जब भी आप तैयारी करें ना किसी चीज की, कोई डेफिनेशन वगैरह पढ़ें, तो सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले आप उसकी जो डेफिनेशन है उसके वर्ड्स को ब्रेक डाउन करें, और उन वर्ड्स को बहुत अच्छे तरीके से क्या करें, समझें, ठीक है। जब आप उन वर्ड्स को समझ लेंगे ना, तो उसके बाद आप जो है वो डेफिनेशन भी बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी, उस डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा, एंड देन फिर आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाता है ना, तो आप उसको यूज कर सकते हैं, आप उस क्वेश्चन उसी डेफिनेशन को, उन्हीं वर्ड्स को, चूंकि आपने समझा होगा कि इस थ्योरी में असल में सपोज या इस डेफिनेशन में हमें क्या क्या समझाया गया, तो आप उसको अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। अच्छा, दीज आर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखिए कितने हैं, एक ये पेयर है, एक हाइड्रोजन के साथ एक पेयर बन रहा है, और दूसरा ये पेयर है, टू। तो अगर शेयर्ड पेयर को आपने देखना है सिंपली, आप ये देख लें कितने बॉन्ड्स बने हुए, एक बॉन्ड है तो एक शेयर्ड पेयर होगा, दो है देखिए यहाँ पे तो दो बन रहे। इसी तरह अगर मैं एक जनरली, अभी इसको छोड़ दें, अगर हमारे पास ना सिंगल बॉन्ड है तो वन पेयर हो जाएगा। देखिए सपोज अगर मैं कार्बन कार्बन के लेती हूँ, तो यहाँ पे एक बॉन्ड पेयर है, लेकिन अगर ये दो बॉन्ड्स है बने हुए, तो इसका मतलब दो बॉन्ड पेयर है, तीन बॉन्ड्स है तो तीन बॉन्ड पेयर है, ठीक है। तो जितने ज्यादा बॉन्ड होते चले जाएंगे उतना ज्यादा यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास पेयरिंग होती चली जाएगी, ओके। तो अब हम देख लें इन्होंने क्या कहा है कि आप जनरली शेप ऑफ द मॉलिक्यूल को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बाय यूजिंग द वेस्पर थ्योरी। और उन्होंने कहा है, सेडविक और पावेल ने जिन्होंने ये थ्योरी दी थी 1940, उन्होंने कहा था कि दैट जो आपका मॉलिक्यूल के अंदर सेंट्रल एटम होता है ना, उसके इर्द गिर्द कितने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और कितने बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके बेस पे शेप ऑफ द मॉलिक्यूल को हम इजिली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अच्छा, गिलेस्पी एंड जिलेस्पी या गिलेस्पी जैसा भी आप इसको नाम दे दें, and Nilham in 1957 proposed that the arrangement of atoms in a molecule is mainly determined by the repulsive interactions among the electron pairs in the valence shell of the central atom. Valence shell कौन सा होता है,
जो उस एटम का सबसे आउटर मोस्ट शेल होता है, ठीक है, दिस इज द आउटर मोस्ट शेल। इसी तरह आपने सुना होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि वैलेंस शेल में प्रेजेंट है यानी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे। एंड वैलेंस शेल अगेन कौन सा हो गया, जो सबसे एंड पे प्रेजेंट है, दैट इज द वैलेंस शेल, ठीक है। अच्छा, अब देखिए क्या है, इसने कहा कि दैट, अब यहाँ पे उन्होंने बात करी थी जनरली लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, और इसने कहा कि ये जो शेप होती है ये किस पे डिपेंड करती है, अपॉन द रिपल्सिव इंटरेक्शन। देखिए बात क्या है, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों तो हैं इलेक्ट्रॉन्स ही ना, राइट, बोथ ऑफ देम हैव नेगेटिव चार्ज। तो ऑक्सीजन के इर्द गिर्द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और हैं भी नेगेटिवली चार्ज। तो ये नेगेटिव चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। तो जिस जगह पे वो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे एक दूसरे, इनकी रिपल्सिव इंटरेक्शन जिस जगह पे सबसे कम होंगी, उस जगह आके बॉन्ड्स वाले इलेक्ट्रॉन्स खड़े हो जाएंगे और उस जगह जाके लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स खड़े हो जाएंगे, और यूं शेप ऑफ द मॉलिक्यूल या शेप ऑफ द आयन हम समझ सकते हैं, हम डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो जिलिस्मी एंड नेलहम ने क्या किया, पहली वाली डेफिनेशन को ही ज्यादा अच्छे तरीके से उन्होंने लिख दिया। उन्होंने ये कहा कि दैट जो रिपल्सिव इंटरेक्शंस होती है ना इलेक्ट्रॉन्स की, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की, देखिए ये वाले जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये शेयर होके इधर ही मूव करेंगे ना, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी वैलेंस शेल में ही मूव करेंगे, ठीक है। तो क्या है, उन्होंने ये कहा कि सिंपली जो वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है ना, चाहे वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो चाहे वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, वो क्या करेंगे, उनके बीच रिपल्जन होगी और उस रिपल्सिव इंटरेक्शन की वजह से क्या होगा कि दैट शेप ऑफ द मॉलिक्यूल हम डिटरमाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब जल्दी से आ जाते हैं टुवर्ड्स द पोस्टुलेट्स ऑफ द वेस्टबर्ग थ्योरी। द इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट अराउंड द सेंट्रल पॉलीवेलेंट एटम, यानी कि ऐसा एटम जिसके जो पॉलीवेलेंट हो, यानी एक से ज्यादा उसकी वैलेंसी हो, उसके अंदर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, are arranged in space as far as possible so that there is a minimum repulsion between them। अब क्या होगा कि दैट जो सेंट्रल एटम होता है उसके इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर रहने की कोशिश करते हैं, क्यों, क्योंकि अगर वो पास आए तो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज की वजह से वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ओके। और यूं शेप ऑफ द मॉलिक्यूल क्या होगा, कभी भी स्टेबल नहीं रहेगी, और हर चीज ना इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में स्टेबिलिटी की तरफ मूव करती है। तो मॉलिक्यूल्स भी क्या करते हैं, जब वो बॉन्डिंग करते हैं तो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, चाहे वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो चाहे वो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, उनको क्या करते हैं, एक दूसरे से एज फार एज अपार्ट, ठीक है, रखने की कोशिश करते हैं ताकि उनके बीच रिपल्सिव इंटरेक्शंस कम से कम हो और मॉलिक्यूल क्या हो जाए, स्टेबल रहे, ओके। फर्स्ट पॉइंट इज डन। सेकंड पॉइंट की तरफ आ जाते हैं हम लोग। The non-bonding pair or the lone pair of electron occupy more space on the surface of an atom that than a bonding pair। ये बात आप याद रख लीजिए कि lone pair of electrons, क्योंकि देखिए दोनों के दोनों यहाँ मौजूद हैं, ठीक है, वो हमेशा यहीं रहेंगे, इसके वैलेंस शेल में ही रहेंगे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो वो क्या करते हैं, वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। लेकिन जो बॉन्ड पेयर है वो क्या करते हैं, वो थोड़ी देर के लिए इस ऑक्सीजन के इर्द गिर्द मूव करेंगे, थोड़ी देर के लिए वो यहाँ से निकल के हाइड्रोजन के इर्द गिर्द मूव करेंगे, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डेड है इसके साथ, ठीक है। तो क्या होगा कि वो कम स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे ना, थोड़ी देर वो यहाँ मौजूद है, थोड़ी देर बाद वो निकल जाते हैं यहाँ से, हाइड्रोजन के पास चले जाते हैं, ओके। तो क्या होगा, इस वजह से जो नॉन बॉन्डिंग पेयर्स हैं, नॉन बॉन्डिंग पेयर कौन से, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या करते हैं, ज्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं। बोथ द लॉन पेयर एज वेल एज द बॉन्ड पेयर डिटरमाइन द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। देखो लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स है ना, ठीक है, दोनों ही के अंदर रिपल्शन की एबिलिटी मौजूद है। तो दोनों ही क्या करेंगे कि शेप ऑफ द मॉलिक्यूल को डिटरमाइन करने में रोल प्ले करेंगे। जितने कम लोन पेयर होंगे वो उसकी वजह से मॉलिक्यूल की शेप डिफरेंट होगी, जितने ज्यादा लोन पेयर होंगे उसकी वजह से मॉलिक्यूल की शेप डिफरेंट होगी। इस तरह जितने ज्यादा बॉन्ड्स होंगे उतनी ज्यादा शेप डिफरेंट होगी, जितने कम बॉन्ड्स होंगे उतना ही ज्यादा शेप किसी और तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्शन, अब हम देख लेते हैं कि कौन ज्यादा रिपेल करता है और कौन कम रिपेल करता है। तो हमें ये पता चलता है कि जो लोन पेयर यानी अगर दो लोन पेयर, एक ये पेयर सपोज एक ये पेयर एक दूसरे के पास खड़े ना, तो ये एक दूसरे को ज्यादा रिपेल करेंगे, क्यों, क्योंकि ये वाला लोन पेयर भी कह रहा है मुझे ज्यादा जगह दो,
कौन सा वाला पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट। दूसरा वाला लोन पेयर भी कह रहा है कि मुझे ज्यादा जगह दो, ठीक है। तो एक स्टूडेंट हो, वो कह रहा है मुझे इन दो चेयर्स में बैठना है, दूसरा स्टूडेंट भी कह रहा है मुझे इन दो चेयर्स में बैठना है, तो दोनों क्या करेंगे, ज्यादा एक दूसरे के साथ लड़ेंगे, ठीक है। फिर जो ज्यादा वो क्या कहते हैं, उसके बाद लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्जन होती है। उसके बाद जो रिपल्जन देखने में आई है वो किन के बीच होती है, वो होती है बिटवीन द लोन पेयर एंड द बॉन्ड पेयर, ठीक है। ये लोन पेयर क्या करेगा, इस बॉन्ड पेयर के साथ भी लड़ेगा, क्योंकि वो इसकी जगह ले रहा है ना, इसको जितनी ज्यादा जगह मिल सके उतना उसके लिए अच्छा है। लेकिन अब ये पेयर क्या कर रहा है कि ये बॉन्ड पेयर के साथ भी लड़ रहा है कि भाई मुझे जगह दो, ठीक है। अच्छा, और सबसे कम इंटरेक्शन, रिपल्सिव इंटरेक्शंस किसके बीच होती हैं, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच। क्यों, क्योंकि ये शरीफ से हैं, थोड़ी देर के लिए ऑक्सीजन के पास रहेंगे, थोड़ी देर के लिए हाइड्रोजन के पास चले जाएंगे, तो दे नो कि भाई मेरे अपने दो घर हैं, तो मुझे इसके जगह लेने की क्या जरूरत है, क्यों लड़ूं मैं इससे, ओके। लेकिन लॉन पेयर्स को पता है कि भाई ये हमारा ही घर है, हमारा ही घर है, तो वो फिर क्या कर रहे हैं, वो लड़ते हैं कि भाई हमें ज्यादा कमरे चाहिए, हमें ज्यादा जगह चाहिए, ठीक है। अपना ज्यादा हिस्सा मांगते हैं वो जो होते हैं ना बेटे, दे लाइक दोज, ठीक है। लेकिन अब ये वाले जो बॉन्ड पेयर्स जिनको पता है कि भाई हमारा एक दूसरा घर भी है, तो वो ज्यादा फड्डे नहीं डालते, दिनों के भाई अगर हम यहाँ फिट नहीं हुए तो हम थोड़ी देर के लिए हाइड्रोजन के पास जाके रह आएंगे, फिर जब मामला ठंडा हो जाएगा फिर वापस इधर आ जाएंगे। सो बॉन्ड पेयर ज्यादा नहीं लड़ते, लोन पेयर एक दूसरे से बहुत लड़ते हैं, ये दोनों भाई दे से कि भाई हमें ज्यादा जगह चाहिए, हमें ज्यादा जगह चाहिए, ओके। The lone pair causes deviation from the ideal bond angles, which in turn change regular geometry. अगर ये लॉन पेयर ना हो, देखो एक घर में लड़ाका बहन भाई ना हो, तो आइडियल के सिचुएशन होता है, ठीक है। कोई लड़ने वाला नहीं होता, सुकून वाली सिचुएशन होती है। तो यही बात इनने यहाँ पे कही है कि अगर ये लड़ने वाले बहन भाई यानी लॉन पेयर यहाँ पे मौजूद ना हो, ठीक है, किसी भी स्ट्रक्चर में, तो जो बॉन्ड्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, बहुत आइडियल ज्योमेट्री बना देते हैं, ठीक है। एक ऐसी ज्योमेट्री जिसमें रिपल्जन कहाँ तक पहुंच जाती है, इवन तो जीरो तक पहुंच जाएगी, मिनिमम रिपल्जन होगी। लेकिन ये जो लोन पेयर आ जाते हैं ना, ये आते साथ ही कहते हैं नहीं भाई मुझे ज्यादा जगह चाहिए, मुझे ज्यादा जगह चाहिए। जब ये घुस जाते हैं किसी स्ट्रक्चर में, तो ये क्या करते हैं कि बाकियों की जगह भी छीनने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, डिस्टॉर्ट हो जाता है। होता है ना कि कभी कोई लड़ाका लोग जो है जगह पे आ जाए, तो वो क्या करते हैं, वो बाकियों की जगह छीनने की कोशिश करते हैं, और यूं पूरे घर का स्ट्रक्चर, पूरे घर का माहौल जो है वो खराब कर देते हैं। तो ये लोन पेयर क्या है, असल में ये फसादी लोग हैं जो कि आइडियल स्ट्रक्चर को रहने नहीं देते। द टू इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ अ डबल और थ्री इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ अ ट्रिपल बॉन्ड कंटेन अ हायर इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी। देखो डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होना ना किसी का, जो चीज जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा डेंस होगी, ठीक है। तो अगर देखो सिंगल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक सिंगल बॉन्ड है तो उसके अंदर सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओके। डबल के अंदर कितने हैं, एक मिनट, इसको थोड़ा दूर ड्रॉ कर देती हूँ, 1 2 3 4, इसके अंदर 4 हैं, यानी दो इलेक्ट्रॉन पेयर। जिसके अंदर कितना है, सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर। ट्रिपल की तरफ आ जाओ, तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। तो देखो जितना ज्यादा बॉन्डिंग इंक्रीज होती जाएगी उतनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी होती जाएगी। तो अब देखो सिंगल बॉन्ड को जगह भी कम चाहिए क्योंकि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, इनको जगह ज्यादा चाहिए क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इनको जगह और ज्यादा चाहिए क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन और ज्यादा ज्यादा है। देखो एक घर में जिसके सबसे कम बच्चे हैं उसको कम रूम दिए जाते हैं, जिसके जितने ज्यादा बच्चे होते चले जाएंगे उसके उसको उतना ज्यादा रूम, उतनी ज्यादा स्पेस चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से इस एग्जांपल से समझो कि जितने ज्यादा इनके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे, डबल या ट्रिपल वगैरह, उतनी ही ज्यादा इनको स्पेस चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या होता है जब ये, अब देखो एक फैमिली, अब ये सारे बच्चे जो है वो एक ही फैमिली के हैं ना, ठीक है। सो जब भी कोई डिसीजन लेना होगा तो इनका एक ही सरबराह जो है वो सपोज बात करता है ना एक फैमिली में से, बच्चे चाहे जितने भी ज्यादा हो, ठीक है, उनको रूम्स तो मिल गए, उनको स्पेस तो ज्यादा मिल गई, लेकिन क्या है कि बात उनका फादर ही आके करेगा, बात उनकी मदर ही आके करेंगी, ठीक है। तो क्या होता है वो एक यूनिट के तौर पे एक्ट करते हैं। इसी तरह ये जो सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं, ये एक ही यूनिट की तरह काम करते हैं और एक सिंगल बॉन्ड की तरह एक्ट करते हैं जब ज्योमेट्री डिटरमाइन करनी हो। बाकी सारे
मॉलिक्यूल की या एटम की। ओके, सो होप सो ये सारे पोस्टुलेट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। एंड आई वांटेड टू आस्क यू गाइस कि अगर आपको मेरे टीचिंग मेथड से कोई मसला हो रहा है, आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती है, यू कैन ऑलवेज फ्रीली आस्क, ओके।